सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। एक सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखिए एक बुर्का नशी, बुर्का पहने हुए एक महिला गुजर रही। कंधे पर बैग है लेडीज, हाथ में शायद स्कार्फ भी है। इसके अलावा पैरों में लेडीज चप्पल है। चाल पर भी अगर आप गौर करेंगे तो वैसी है जैसे आमतौर पर महिलाओं की होती है। हाँ, थोड़ी सी कदकाठी को अगर गौर से देखें तो आमतौर पर लगता है कि थोड़ी कदकाठी ज़्यादा है। तो खैर ये महिला गुजर रही है, अब इसमें कोई हैरानी की बात तो है नहीं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में जो बुर्का पहनकर गुजरती हैं, निकलती हैं घरों से। तो ये भी निकली हैं और चली गई। चाल से लेकर पहनावा से लेकर हर चीज़, मतलब कोई भी सड़क पर देखे पास से गुजरता हुआ भी यही होगा कि एक पर्दा नशी, एक बुर्का नशी गुजर रही है। तो ये सीसीटीवी की तस्वीर तो आपने देख ली। अब चलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लेके चलते हैं। कानपुर के टॉप पुलिस ऑफिशियल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको तमाम पुलिस वाले दिखाई देंगे, पीछे खड़े हुए भी, और उन्हीं के बीच में एक शख्स भी दिखाई देगा। अब एक पुलिस अफसर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके हाथ में एक सीसीटीवी कैमरे की ग्रैब यानी तस्वीर है। वो तस्वीर लिए हुए हैं और कुछ बोल रहे हैं। अब इसे सुनिए। ये ना ये बुर्का वाली, ये बुर्का वाली जो है महिला, ये दुपट्टा, ये देखो, ये जो वहां पर मिला भी है, ये दिख गया। यही बुर्का पहने हुए है। चेन है, चेन। ये है बंदा, ये फोटो में घटना स्थल पे। हाँ, ये आगे हो जाओ भाई इसको। ये है, ये बुर्का पहने हुए था, दिख गया। तो पहली तस्वीर तो आपने देख ली बुर्का वाली। अब दूसरी तस्वीर दिखाकर खुद पुलिस वाले ये बता रहे हैं कि ये जो बुर्के में है, ये पीछे खड़ा हुआ शख्स है। अब बुर्के के अंदर एक आदमी था, कोई महिला नहीं, कोई पर्दा नशी नहीं, लेकिन वो पूरा हुलिया एक महिला का, यहाँ तक कि हाथ या हाथ के बालों से न पकड़ में आ जाए। उसने बाकायदा काले रंग के दस्ताने पहन रखे थे जब बुर्का पहना, ताकि उसके हाथों की बनावट से भी, उसके हाथों की सख्ती से भी कोई ये ना पहचान ले कि ये कोई पुरुष है। अपनी चाल पर भी उसने पूरा ध्यान दिया, न तेज कदम चलना है, न लड़कों की तरह चलना है, थोड़ी सी नज़ाकत के साथ जैसे महिलाएं चलती हैं वैसे ही चलना है। मतलब उसने सब कुछ अपने ऊपर काम किया, बुर्का पहनने से लेकर, हाथ को ढकने से लेकर, लेडीज चप्पल पहनने, कंधे पे कौन सा बैग रखना है, स्कार्फ हाथ में लेना है, ताकि रत्ती भर किसी को शक न हो। पर सवाल यह है कि बुर्का पहनकर ये जा कहाँ रहा था। तो सवाल का जवाब दूं उससे पहले इसकी, इस बुर्के से पहले की 15 दिन की ट्रेनिंग और तैयारी के बारे में आपको बताता हूं। 15 दिन तक ये शख्स बुर्का पहनने से पहले हर चीज़, हर सोशल मीडिया पर अलग अलग चीज़ें ढूंढ रहा है, और ढूंढने का उसका मकसद एक ही है कि अगर वो क्राइम करने जाए तो जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे से, पुलिस से कैसे बचे, और क्राइम करना है उसे। लेकिन उससे पहले बचाव का उपाय भी उसे तलाशना है। वो ढूंढता रहा यूट्यूब पे, गूगल पे, कई वेब सीरीज़ पे, क्राइम सीरीज़ पे, क्राइम शोज़ पे, और फिर आखिर में उसे आया कि इस शहर में इतने सीसीटीवी कैमरे हैं कि किसी न किसी में तो कैद होगा। तो फिर क्या किया जाए। तो उसे ये भी है कि बहुत लंबे वक्त तक बुर्का पहनना भी और पैदल चलना भी किसी न किसी की नज़र में आ सकता है। फिर उसने बहुत सोचा, और 15 दिन की पूरी तैयारी के बाद उसने तय किया कि वो जो भी करेगा करेगा तो बुर्के में, लेकिन उस बुर्के को पहनने के भी कई पार्ट करेगा, मतलब लगातार ना चलना पड़े। कुछ गाड़ियों का सहारा लेगा, कुछ ऑटो लेगा, कुछ कैब लेगा, कुछ अपनी गाड़ी में बैठेगा। और फिर अब घर से तो वो बुर्का पहनकर निकल नहीं सकता, तो रास्ते में कहाँ बुर्का पहनना है, कहाँ बदलना है, इसकी भी रेकी की। मतलब 15 दिन तक वो बंदा बस रेकी करता जा रहा है। फिर जब सारी तैयारी और वो खुद कन्विंस हो गया कि अब परफेक्ट है, पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो उसके शहर में एक मंडे मार्केट लगता है, सोमवार बाजार, वहाँ गया, और वहाँ जाकर उसने सोमवार मार्केट से, मंडे मार्केट से एक बुर्का ख़रीदा, एक लेडीज़ पर्स लिया, बैग लिया, लेडीज़ चप्पल ख़रीदे, स्कार्फ ख़रीदा, और इन सबको लेके घर आ गया।
अब इसके बाद घर आने के बाद ये सारे बुरके रख के अब उसे अपने घर से जिस जगह क्राइम करना है उस पूरे रास्ते की इसने रेकी करनी शुरू की कि वहाँ से वो कहाँ जाएगा, कहाँ बुरके पहनेगा, कहाँ बदलेगा, फिर कैसे निकलेगा, फिर कैसे वापस जाएगा। करता रहा। फिर सब कुछ हो गया। अब तारीख थी क्राइम करने की 31 मई, अभी 6 दिन पुरानी बात है। 31 मई को वो अपने घर से निकला मर्द के भेष में, जैसा था वो ओरिजिनल रियल। हाथ में बैग था। इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठता है। उस गाड़ी को एक शहर के अस्पताल के बाहर पार्किंग में पार्क कर देता है। ये भी वो रेकी कर चुका था। उस अस्पताल में गाड़ी को पार्क करने के बाद वो अपना बैग लेता है और उस अस्पताल में दाखिल हो जाता है। वो शहर का एक कैंसर हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल के अंदर वो जा चुका था। उसे पता था कि घर से बुर्का पहन कर निकलूं, ड्राइव करूं, कहीं ना कहीं पकड़ में आ सकता हूं। और उसने 100% फुल प्रूफ प्लानिंग थी कि वो पकड़ में ना आए। तो उसने तय कर रखा था कि हॉस्पिटल के अंदर वो आराम से कपड़े बदल सकता है, क्योंकि वो सब देख चुका था। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल के वॉशरूम में वो जाकर अपने कपड़े उतारता है और फिर बुर्का पहनता है, स्कार्फ लेता है, चप्पल पहनता है, जूते वूते सब बैग में वापस रखता है। और कमाल ये कि फिर वहाँ से निकलकर बाहर आता है और अपनी गाड़ी में वो सारे सामान जो उसने पहने थे वापस रख देता है। और अब वो बुर्के में है। वहाँ से अब पैदल चलता है। पैदल जाने के बाद थोड़ी दूर के बाद एक वो कैब करता है, उसमें बैठ जाता है। फिर वो पहुँचता है रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद वो इंतज़ार करता है एक ट्रेन जो कानपुर के बाहर से आ रही है। उस ट्रेन के आने का टाइम था, क्योंकि हर दिन वो कानपुर से वो ट्रेन गुजरती है और उसी टाइम पे गुजरती है, थोड़े बहुत आगे पीछे लेट होती है। तो वो वहाँ पे पहुँचा और ये था कि उस वक्त एक ट्रेन आ रही थी जो कन्नौज से आ रही थी कानपुर। तो वो सिर्फ इसलिए इंतज़ार कर रहा था कि वो ट्रेन आए, उसके मुसाफिर उतरे, उन्हीं मुसाफिरों की भीड़ में वो भी ट्रेन स्टेशन से बाहर आए, ताकि अगर किसी सीसीटीवी कैमरे में वो कैप्चर भी हो, क्योंकि मालूम है हर जगह कैमरा है, तो पुलिस को यही लगे कि कानपुर का नहीं है, ये कन्नौज से ट्रेन आई है और कन्नौज से आया और उसका कन्नौज से कोई लेना देना नहीं। तो स्टेशन पे इंतज़ार किया, ट्रेन आई, मुसाफिर उतरे, उन्हीं की भीड़ में अब ये शामिल, बुरखे में, उसी नज़ाकत की चाल के साथ स्टेशन से बाहर आता है। स्टेशन से बाहर आने के बाद अब वो एक ऑटो के करीब जाता है। अब यहाँ एक बात तो आपको बताना भूल गया। जब वो अस्पताल से अपने कपड़े चेंज कर बुरके में एक कैब से स्टेशन पहुंचा, तो उसने इसकी भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि उसने बुर्का पहन रखा, अपने आप को लड़का से लड़की तो उसने बना लिया, लेकिन मुंह खोलते ही शायद वो पकड़ा जाता, क्योंकि आवाज़ तो फिर फीमेल की होती नहीं। उसने कोशिश की थी पहले कि शायद मैं आवाज़ भी बदल लूँ। ऐसे बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं जो लड़की की आवाज़ निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन उससे ये हो ना सका। उसे लगा कि नहीं, वो लड़की की आवाज़ नहीं निकाल पाएगा। तो फिर क्योंकि रास्ता भी है, मंजिल भी तय करनी है, ऑटो कैब भी पकड़ना है, तो कैसे बात करेगा उन लोगों से। और बुरके के अंदर से अगर एक मर्द की आवाज़ आई तो वहीं भेद खुल जाएगा, फिर पता नहीं लोग उसे क्या क्या समझ लेंगे। इस पर भी उसने रिसर्च किया था। फिर उसने तय किया कि उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो गूंगे का किरदार निभाएगा। यानी बुरके के अंदर दाखिल होकर वो पुरुष से महिला बन गया और अब गूंगा बनकर उसका ये भी काम आसान हो गया कि आवाज़ महिला और पुरुष की कोई भी नहीं निकलेगी, क्योंकि वो गूंगा है। उसके बाद इसने कुछ पर्ची लिखी, पहले से ही रेकी था। जब ये कानपुर स्टेशन से बाहर आया उस कन्नौज की ट्रेन के मुसाफिरों के साथ, तो बाहर एक ऑटो के पास गया। ऑटो वाले से अब ये बोल सकता नहीं था। इसने पर्स में से अपनी एक पर्ची निकाली, पर्ची निकाल कर उसे एक पता दिया, उस पर लिखा था, और उसने इशारे से कहा यहाँ जाना है। ऑटो वाला भी शरीफ, उसे लगा एक गूंगी औरत, चलो इसकी मदद करते हैं। उसने बाकायदा उस पते को अपने जीपीएस पे डाला और उसे वहाँ तक ले गया। वहाँ जाने के बाद वो ऑटो से उतर जाता है। ऑटो वाला चला गया। अब ये जो बुरके वाली आपने तस्वीर देखी, ऑटो से उतरने के बाद की उसी पल की तस्वीर है।
अब ये यहाँ से उतरता है और फिर पास की एक बिल्डिंग में दाखिल होता है जो कैमरे में कैद नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब सवाल ये कि एक शख्स बुर्का पहनने, गूंगा बनने, 15 दिन की पूरी मशक्क़त, इतनी रेकी, इतनी प्लानिंग क्यों कर रहा था? कौन सा क्राइम करना था उसे? तो असल में इस शख्स का जो बुर्के में है, इसका नाम है मोहित। और मोहित का एक दोस्त, 18 साल पुरानी दोस्ती, उसका नाम विजय प्रकाश। दोनों शुरू से बड़े गहरे दोस्त थे। अभी हाल में दोनों घूमने भी एक साथ गए थे बाहर। 18 साल पुरानी दोस्ती थी, अच्छे बुरे दिनों के दोनों साथी थे। जो विजय प्रकाश है, इनका अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है कानपुर में। कभी मोहित का भी अपना हुआ करता था, लेकिन कुछ कारणों से बंद हो गया। मोहित एक LLB की भी पढ़ाई कर चुका था, यानी वकालत और कानून को भी जानता था अच्छे से। तो ये दोनों घूमने के लिए भी गए थे होली के वक्त खजुराहो। उसी घूमने के दौरान इधर मोहित की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। जब ये दोनों साथ थे दोस्त, तो उसने देखा कि मोहित ने ये कि विजय के हाथ में एक ब्रेसलेट है। उसने पूछा, वहाँ दोनों होटल में एक ही कमरे में साथ रुके थे, कि ब्रेसलेट बड़ा खूबसूरत है। तब उसने बताया कि बड़ा कीमती है, 10-12 लाख रुपए इसकी कीमत है। और एक उसने चेन भी पहन रखा था, उसकी भी कीमत ठीक ठाक कुछ लाख थी। बात आई गई हो गई। वापस लौटने के बाद अब मोहित को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। डर भी था कि कोई क्राइम तो कर नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते, पर पैसे कहाँ से लाएं? तभी उसे ख्याल आया, कह रहे उसके दोस्त के हाथ में ब्रेसलेट है, गले में चेन, अगर वो दोनों मुझे मिल जाए तो आराम से 10-15 लाख रुपए तो मेरे पास होंगे। पर अपने दोस्त विजय प्रकाश से ले कैसे? तभी उसे ख्याल आया कि उसे लूटते, लेकिन लूटे कैसे? क्योंकि दोनों को जानते हैं, दोनों दोस्त हैं पुराने, चेहरा पहचान जाएंगे। पर तब भी उसके मन में था कि चलो लूटेंगे, ऐसा लूटें कि उसे पता ना चले, कत्ल नहीं करेंगे। अब कत्ल भी नहीं करना है, लूटना भी है, चेहरा भी नहीं सामने आना चाहिए, वो पहचान भी ना पाए। इन्हीं सारी चीज़ों की वो पढ़ाई कर रहा था सोशल मीडिया पर। 15 दिन पढ़ने के बाद ये बुर्का वाला, ये गूंगापन, ये लेडीज़ चप्पल, ये पर्स, ये गेटअप, ये उसके दिमाग में आया। और उसी के बाद उस ऑटो से वो 31 मई की शाम को उतरता है। उसे पता है कि उसका दोस्त विजय प्रकाश इस वक्त कोचिंग इंस्टीट्यूट में है। वहाँ अंदर दाखिल होता है, दरवाज़े में दस्तक देता है। दोस्त दरवाज़ा खोलता है। सामने विजय को दिखाया कि एक बुर्का नशीन, बुर्का पहने हुई एक महिला खड़ी है। पूछता है क्या बात है? अब बोल तो सकता नहीं था, दोस्त तो आवाज़ फ़ौरन पहचान जाए। उसने एक और पर्ची निकाली, ये भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा था, पर्स से, और विजय की तरफ आगे बढ़ा दिया। उस पर लिखा था कि मुझे अपने बेटे का यहाँ एडमिशन कराना है, तो एडमिशन फॉर्म, फीस कितनी है, उसी के लिए आई हूँ। वो पढ़ता है, विजय प्रकाश उसे अंदर बुलाता है, कहता है बैठिए मैं अभी आता हूँ। 5 मिनट के बाद विजय वापस लौटता है। अब ये गूंगे की किरदार में है, पर्ची दे चुकी है, लेकिन विजय उससे बोल रहा है। अब उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सुन पा रही है, समझ पा रही है कि नहीं। पर इसी दौरान में वो बोलता भी, बात आगे बढ़ती, वहाँ पे और कोई था नहीं। अचानक उस बुर्के वाली ने विजय प्रकाश पर हमला कर दिया और इतने ज़ोर से धक्का मारा कि वो सीधे ज़मीन पर जा गिरा और उसका सर फर्श से टकरा गया। चूँकि वो अचानक गिरा और सीधे फर्श से उसका सर टकराया, सर से खून गिरने लगा और देखते ही देखते वो बेहोश हो गया। जैसे ही वो बेहोश हुआ, उसने उसकी ब्रेसलेट उतारी, चेन निकाली, बस 2 चीज़, और उसकी लाश को उठाकर दरवाजे के चूँकि पास ही था, एक दूसरे कमरे में, क्योंकि वहाँ आता जाता था, उसे सब पता था, घसीट कर रख दिया। और उसके बाद उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाहर निकला। फिर वैसे ही पैदल गया, थोड़ी दूर आगे गया, वहाँ उसने एक ऑटो पकड़ा, ऑटो वाले को फिर एक पर्ची दी, और इस बार उसने किसी और इलाके की पर्ची दी, वहाँ उतरा, फिर वहाँ से एक दूसरा ऑटो किया, फिर उसको एक पर्ची दी, और फिर वो पहुँचा उसी हॉस्पिटल में जहाँ उसकी कार पार्क थी, जहाँ उसने बुर्का बदला था। फिर वो हॉस्पिटल के अंदर गया। अंदर जाने के बाद
बैग से उसने गाड़ी से अपने बैग निकाल लिया था। अंदर जाने के बाद उसने कपड़ा बदला, बुर्का उतारा, अब वापस मोहित के गेटअप में आया। हॉस्पिटल से बाहर अगर अपनी गाड़ी में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करता और निकल जाता है। अब इधर होता यह है कि 1 जून की सुबह जब कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक स्टाफ वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि साहब है नहीं। तभी वो दूसरे कमरे में दाखिल होती है। कमरे में दाखिल होती है, उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि अंदर विजय प्रकाश की लाश पड़ी थी, मोहित नहीं, विजय प्रकाश की। वो घबराती है, फिर पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस मौके पर आती है। अब पुलिस आई, इसके बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, तफ्तीश शुरू, लेकिन खाली हाथ, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब पुलिस मोबाइल को भी, कॉल डिटेल भी निकाल रही है, सब कुछ कर रही है, पर कोई जानकारी, कोई कामयाबी हाथ नहीं मिल रही। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, वो बुरके वाली भी गुजरी, बट चूंकि वो बुरके में थी पुलिस ने ध्यान नहीं दी। आसपास के कई सीसीटीवी खंगाले गए, कोई फायदा नहीं। तब पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर पुलिस ने उस एरिया के करीब 1500 मोबाइल नंबर खंगालने शुरू किए जो उस दिन 31 मई को एक्टिव थे। उसमें से एक नंबर विजय प्रकाश के दोस्त मोहित का भी था, जिससे कई बार बात हुई थी, उससे एक दिन पहले भी। लगा दोस्त से बात होती होगी। फिर पुलिस ने कहा कि इस इलाके के अलावा दूर तक जाकर सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं। 2-2.5 हज़ार सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। अब सारे जब कैमरे खंगाले गए और फिर जो मोबाइल नंबर मिले पुलिस को, तो जितने भी एक्टिव थे उनमें कुछ ऐसे नंबर जो जानकारों के थे, उनको शॉर्टलिस्ट किया। अब पुलिस ने जब शॉर्टलिस्ट किया तो उसमें कई नंबर में एक नंबर मोहित का था। तो हर एक का उस दिन 31 मई का लोकेशन ट्रेस कर रही थी पुलिस। अब इसी में पता चला कि 31 मई को मोहित का लोकेशन इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो गायब। अब पुलिस ने कहा और कहाँ था उस दिन। तो जब पुलिस ने और जगह जगह देखे तो शहर के अलग अलग हिस्सों में दिखते पुलिस को दिखाया एक जगह कि उस कैंसर हॉस्पिटल में भी उसका उस दिन लोकेशन दिखाई दे रहा है कि वहाँ भी मौजूद था। और पुलिस ने कहा चलो उस हॉस्पिटल को देखते हैं। उस हॉस्पिटल में पुलिस ने चेक किया, वहाँ पर मोहित हॉस्पिटल के अंदर जाता दिखाई दे गया। यहीं से केस पलटा। पुलिस ने देखा वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है। पार्किंग वाला इलाका जो है वो सीसीटीवी कैमरे की जद में नहीं आता था। तो मोहित हॉस्पिटल के अंदर जाता हुआ कैमरे में कैद हो गया। अब पुलिस देख रही है कि वापस कब आएगा, लेकिन वापसी का कोई विजुअल ही नहीं। काफी देर बीत गई। इसके बाद फिर पुलिस ने देखा कि मोहित अंदर गया, वापस नहीं आया। अंदर से एक बुर्के वाली जरूर आई थी। फिर इसी दौरान में जब मोहित के वापस आने का इंतजार करके सीसीटीवी फुटेज को आगे कर करके देखा जा रहा था, तभी पुलिस की नजर पड़ी कि एक बुर्के वाली अब दोबारा हॉस्पिटल के अंदर जा रही है। अब एक बुर्के वाली पहले गई, वो अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन एक दूसरी बुर्के वाली अब अंदर जा रही है। अब पुलिस ने जो बुर्के वाली जब बाहर निकली थी उसका फुटेज निकाला, और जो कुछ घंटे के बाद दोबारा जा रही थी उसका फुटेज निकाला। जब दोनों का निकाला और पुलिस ने चेक किया तो पुलिस हैरान रह गई। दोनों के लेडीज चप्पल एक जैसे, कंधे पे लटका हुआ बैग एक जैसा, हाथ में स्कार्फ एक जैसा। फिर ध्यान से देखा तो दोनों की चाल एक जैसी। अब पुलिस कंफ्यूज कि एक बुर्के वाली अंदर गई थी, वो तो बाहर आई नहीं, और वही सेम जो हरकतें बता रही कि वही है, ये वापस जा रही है। और उधर मोहित हॉस्पिटल के अंदर गया, वो बाहर नहीं आ रहा है, बल्कि बुर्के वाली आ रही। तो चक्कर क्या है? तब पुलिस को लगा कि कहीं इस बुर्के का ही खेल तो नहीं है, क्योंकि मोहित के मोबाइल की मौजूदगी लोकेशन वहीं का दिखा रहा था। जब ये सब कुछ हुआ तो पुलिस को लगा नहीं, मोहित अंदर तो गया लेकिन बाहर नहीं आया। एक बुर्के वाली गई, मतलब अंदर आई और जाते हुए नहीं है, और फिर एक दोबारा जाते हुए है। तो क्या इस बुर्के के पीछे ही सारा खेल है? इसी के बाद पुलिस ने मोहित को उठाने का फैसला किया। अब पुलिस मोहित को उठाती है, उससे पूछताछ करती है। थोड़ी देर में मोहित खुल जाता है। इसके बाद पुलिस उसके घर पे दबिश डालती है। वो ब्रेसलेट, वो चेन, वो दोनों भी बरामद। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। पुलिस पूछताछ करती है और वो बताता है, हाँ
वो इतना ज़रूर कहता है कि मैं उसे मारने के मकसद से नहीं गया था, बुर्का पहनकर सिर्फ इसलिए गया था या गूंगा इसलिए बना ताकि मैं उसके ब्रेसलेट और चेन को लूट सकूं और बस उसे छीन कर एक तरह से झपटमारी कर मैं वहाँ से भाग जाऊं। लेकिन पहले ही धक्के में वो गिरा, सर पर चोट लगी जिससे उसकी मौत हो गई। पर क्या पता अगर वो उस वक्त शायद बेहोश हो, अगर वो बाहर निकल कर भी मारना नहीं चाहता था तो कम से कम उसकी जान बचाने के लिए किसी को इन्फॉर्मेशन तो दे सकता था कि वो अंदर है। लेकिन जब जुर्म दिमाग पर हावी हो तो फिर कहाँ ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। पर खैर आखिर में वो पकड़ा गया और फिर इस बुरके वाले का सच सामने आया। क्या क्या दिमाग लगाते हैं लोग। 15 दिनों तक जो इसने दिमाग लगाया इन सारी चीज़ों में, कदम कदम पर की पहचान में ना आए, पकड़ा ना जाए, यही एक ब्रेसलेट और चेन के लिए अच्छी चीज़ों में दिमाग लगाता तो क्या पता शायद धीरे ही धीरे सही पैसे कमा तो लेता ईमानदारी से। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल तो संडे, परसों रात मंडे को 9 बजे। वैसे कल आज तक पर रात 11 बजे आप कहानी विद शम्स सुन सकते हैं, वरना हमारी कहानी के साथ मंडे रात 9 बजे वही अपना टाइम मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का